नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो वीक 6 में हम प्रवेश कर चुके हैं और रीतिकाल हमारा जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आखिरी दिन है रीतिकाल का। मैंने आपको कल बताया था कि यद्यपि शेड्यूल में कुछ दिया हुआ नहीं है आज के लिए, लेकिन मैंने जो पिछला जो दिन था, कल वाला जो दिन था, उसको 2 पार्ट में तोड़ दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स थे। तो कल हम ये टॉपिक्स ऑलरेडी कर चुके थे। आज हम करेंगे ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, जिसमें आएगा रीतिकाल के उदय के कारण, रीतिकाल के पतन के कारण, रीतिकाल का नामकरण और रीतिकाल की प्रासंगिकता। तो ये 4-5 टॉपिक हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद रीतिकाल ख़त्म हो जाएगा। आप इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे प्रश्न दे दिए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा प्रश्नोत्तर अभ्यास करने का, तो हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक ख़त्म करते हैं आज। पहले उदय के कारण, पतन के कारण, नामकरण और प्रासंगिकता 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहले उदय के कारण, देखिए कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमने पहले दिन कर लिया था कि क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी, क्या था उस टाइम पे, भक्ति काल के बाद का दौर कैसा था। जैसे हमने बात की थी शुरू में ही कि मुगलों का जो सत्ता थी वो केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और परवर्ती जो अंतिम जो दौर था रीतिकाल का, उस दौरान मुगलों की सत्ता कहीं ना कहीं समाप्त होने की स्थिति पर भी आ गई थी। तो वो वाला दौर था रीतिकाल का दौर। तो ये हमने बात कर ली थी, लेकिन दोबारा देख लेते हैं डिटेल में। तो देखिए राजनीतिक परिदृश्य क्या है। दिल्ली सल्तनत में वैसी परिस्थिति नहीं जो मुगल काल में बनी। युद्ध की संभावना कम हो गई क्योंकि अब क्या है, दिल्ली सल्तनत काल क्या बन चुका है, मुगल काल पूरा काबिज हो चुका है, मुगल आ चुके हैं और केंद्रीय सत्ता के रूप में क्या हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो अब युद्ध क्या है, ना हो रहा है। ये पहले वीडियो में मैंने बताया। सामंती व्यवस्था का दौर है। कहीं ना कहीं भक्ति काल में ही रीतिकाल के बीज भी देखे गए थे। कुछ कवि थे जिनके लिए भक्ति के साथ साथ काव्य यश का भी महत्व था, जैसे नंददास हैं, केशवदास की कवि प्रिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ अंश जो रीतिकाल के हैं वो भक्ति काल में भी देखने को मिलते हैं। और भक्ति काल का जो अंतिम दौर था उसमें श्रृंगार तत्व की धीरे धीरे उपस्थिति बढ़ने लगी थी। वह चाहे रामचरण दास में देखने को मिले, चाहे प्रयागदास में देखने को मिले। परवर्ती जो भक्ति काल था उसमें श्रृंगार तत्व प्रधान हो रहा था। इसीलिए रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, रीतिकाल भक्ति काल का ही उत्तरकालीन श्रृंगार मंडन है। उत्तरकालीन श्रृंगार मंडन है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगला जो फेज था भक्ति काल का वो रीतिकाल था। देखिए, और दूसरा मनोविज्ञान के स्तर पर भी देखिए, एक ही भाव लंबे समय तक संतुष्ट नहीं कर सकता, धीरे धीरे भाव चेंज होते हैं। इसीलिए भक्ति भाव बदल गया किसमें, श्रृंगार में, ठीक है। भक्ति काल के अंत में जो ब्रज भाषा का काव्य भाषा के तौर पर विकास हुआ था उसने रीतिकाल के उद्भव की संभावना को बढ़ाया। तो एक कारण यह भी था कि ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में स्थापित होना, उससे प्रेरणा मिली रीतिकाल को, ठीक है। संगीतात्मकता, लयात्मकता, बिंबात्मकता इसमें आई, तो कहीं ना कहीं इसने श्रृंगार को प्रेरित किया। फिर दूसरा, मुगल दरबारों व फारसी परंपरा का प्रभाव भी देखने को मिलता था। दरबारों में कविता का महत्व था, जैसे मुक्तक, श्रृंगार प्रधान कविता, और ब्रज भाषा में इस जो अपेक्षा थी, जो मुक्तक और श्रृंगार प्रधानता की जो अपेक्षा थी, ब्रज भाषा में संगीतात्मकता थी, लयात्मकता थी और बिंबात्मकता थी। इसलिए उन अपेक्षाओं को पूरा करने में ब्रज भाषा समर्थ थी। पूर्ण रूप से यह क्या थी, सामर्थ्य थी। तो ये जो परिस्थितियां थी, इन परिस्थितियों के कारण रीतिकाल का उदय हुआ। फिर अब एक पतन क्यों हुआ फिर, तो देखिए 1850 के आसपास क्या होती है, इसकी समाप्ति होती है, क्योंकि ये काल आ जाता है भारतेंदु का काल। राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, मुगलों जा चुके हैं। देखिए अब ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ चुकी है और मुगल शासन क्या हो चुका है, मुगल शासन कमजोर पड़ रहा, पूरे तरीके से नहीं गया है पर शासन कमजोर पड़ चुका है। अब क्या हुआ, परवरिश और संरक्षण भी नहीं मिल रहा है। देखिए रीतिकाल का अधिकांश जो साहित्य है वो दरबारी पृष्ठभूमि में है ना, दरबार में लिखा हुआ काव्य है। अब वो दरबार से ही संरक्षण नहीं मिल रहा, तो पतन होना ऑलमोस्ट तय हो जाता है ऐसी स्थिति में। और दूसरा, फिर अब क्या है, आधुनिक विचारधारा का भी तेजी से प्रचलन बढ़ा। अब नव जागरण का काल आ चुका है, एक नया थॉट प्रोसेस आ चुका है। इसलिए अब श्रृंगार, चमक दमक पैदा करना, वैसी चीजें काव्य का उद्देश्य नहीं रह जाएगा। तो अब समाज की रुचि किस में होगी,
अब समाज की रुचि काव्य शास्त्र या नायिका भेद से हटकर किसमें होगी? नारी सुधार, विधवा पुनर्विवाह, जातिगत समानता जैसे जो सामाजिक जो विषय हैं उनमें रुचि बढ़ेगी। इसलिए इसका ये क्या हो गया? इसका पतन का कारण था। एक और कारण था कि प्रिंटिंग प्रेस के विकास से भी पद्य का महत्व खत्म होने लगा। अब गद्य का महत्व बढ़ रहा था, तो इस वजह से भी इसका पतन देखने को मिला। फिर खड़ी बोली का विकास, तो ऐसा नहीं कि एक ही झटके में खत्म हो गई। पद्माकर अंतिम कवि हैं ब्रज भाषा के, लेकिन भारतेंदु मंडल के अधिकांश कवि व भारतेंदु आधुनिकता के बावजूद रीतिवादी मानसिकता से पूर्णतः नहीं मुक्त हो पाए थे। तो इन्होंने क्या किया? समस्या पूर्ति जैसी जो द्विवेदी हो गया, मतलब मूल मैं बताता हूँ क्या कहानी है। खड़ी बोली का विकास हो चुका है। खड़ी बोली अब भी गद्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है, लेकिन पद्य में अभी भी दौर बना हुआ है किसका? ब्रज भाषा का। तो कहीं ना कहीं अब साहित्य दो भागों में तो बटेगा ना। एक तरफ गद्य भी लिखा जा रहा है, एक तरफ पद्य भी लिखा जा रहा है। तो वो बटने की वजह से कहीं ना कहीं इसने रीतिकाल के पतन को प्रेरित किया। ठीक है, ये है कहानी। ठीक है, इसको आप अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये कारण थे, एक बार रिपीट कर लो। क्या हुआ? भारतेंदु काल की शुरुआत हो चुकी है ना। भारतेंदु काल ने आधुनिक काल की शुरुआत की है। राजनीतिक परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी है कि दरबारी संरक्षण मिलना बंद हो गया है। नवजागरण का काल है, नया थॉट प्रोसेस आ रहा है। समाज की रुचि सामाजिक विषयों पर ज़्यादा है। अब श्रृंगार, चमक दमक पैदा करना, देहमूलक श्रृंगार, ये सब पर फोकस नहीं रह गया है। और प्रिंटिंग प्रेस के विकास से गद्य को प्रसारित होने का समय मिला। और खड़ी बोली ने ब्रज भाषा को कहीं ना कहीं पीछे किया, यद्यपि वह पद्य की भाषा के रूप में उपस्थित थी। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो है रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल का नामकरण का पृष्ठभूमि आदिकाल से पहले जो हमने साहित्य इतिहास लेखन पढ़ा था उसमें इस बात की चर्चा की थी। शॉर्ट में अभी भी देख लेते हैं। 1650 से 1850 की ईस्वी तक का काल है, उत्तर मध्य काल है। इसको ग्रियर्सन ने मुगल काल कहा था, द्विवेदी जी ने इसको उत्तर मध्य काल कहा था। मिश्र बंधु ने इसको अलंकृत काल कहा है, और श्रृंगार काल कहा है किसने? विश्वनाथ मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है ना। अलंकृत काल क्यों कहा था मिश्र बंधुओं ने? क्योंकि अलंकारों का यहाँ प्रचुर प्रयोग देखने को मिलता है, और कवि श्रोताओं और पाठकों को चौंकाना चाहते हैं। कैसे? अलंकारों के प्रयोग से। तो ये कहते हैं कि भाई ये नाम उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अलंकारों से कहीं अधिक जोर किस पर है? रस पर। लक्षण ग्रंथ को समेट नहीं पाता, ये अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनूठी प्रवृत्ति है। क्योंकि लक्षण ग्रंथ परंपरा है, अब उसको अलंकार काल ही कह दोगे तो लक्षण ग्रंथ परंपरा तो क्या हो जाएगी? गौण हो जाएगी, जबकि यह मुख्य साहित्यिक प्रवृत्ति के रूप में थी। तो अलंकृत काल तो इसको नहीं कहा जा सकता। अब बात आती है श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा, क्योंकि श्रृंगार से उत्पन्न रचनाओं की अधिकता देखने को मिलती है। शुक्ल जी द्वारा दिए गए रीतिकाल में घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम आदि महत्वपूर्ण कवि शामिल नहीं हो पाते, इसलिए ये कहते हैं कि ये श्रृंगार काल है। क्योंकि रीतिकाल तो एक प्रवृत्ति थी, लक्षण ग्रंथ परंपरा को रीतिकाल कहा गया है, तो इनका मानना था कि इसको श्रृंगार काल कहो, ना कि रीतिकाल कहो। फिर कुछ विद्वानों ने इसको कलाकाल भी कहा है, क्योंकि कला केंद्र में थी, लेकिन यह भी सबको शामिल नहीं कर पाता। भक्ति पर, रीति पर, वीरता पर साहित्य लिखने वालों को स्थान नहीं मिलता। तो रीति मुक्त जो काव्य धारा के जो लोग थे उनके लिए अगर कलाकाल कह देंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर हो जा रहे थे, तो कलाकाल भी इसको नहीं कहा जा सकता। रीतिकाल जो नाम दिया है वो शुक्ल जी ने दिया है, ग्रियर्सन ने भी इसे रीतिकाल कहा है। रीति परंपरा, लक्षण ग्रंथ परंपरा, लक्षण उदाहरण शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। रीति काव्य वह है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को ध्यान में रख के की गई है, जो मैंने आपको पूर्व शुरू में बताया था। पृष्ठभूमि जो रीतिकाल की बताई थी उसमें क्लियर कर दिया। अब निष्कर्ष क्या करेंगे? देखो, आपको भी पता है कि नाम तो रीतिकाल ही है ना। तो रीतिकाल सर्वश्रेष्ठ नामकरण आपको मानना ही पड़ेगा। आपको बस जस्टिफाई करने पड़ेंगे पॉइंट्स कि हाँ रीतिकाल क्यों कहा जाना चाहिए। अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथ परंपरा का पालन किया, चाहे केशवदास हो, पद्माकर हो, है ना। और दूसरा नहीं किया तो उन शास्त्रीय जो नियमों था उनका ध्यान रखा, जैसे बिहारी, ये भी आप लिख सकते हैं। इस युग के कवि काव्यांग विवेचन में वही गौरव महसूस करते थे जो भक्ति काल के कवि ईश वंदना या मोक्ष चर्चा में करते थे। मतलब इनका भी जब लक्षण ग्रंथ परंपरा लिख रहे थे तो बड़ा शिद्दत से लिखते थे ये भी। यद्यपि यह सभी को समाहित नहीं करता, कोई भी नाम पूर्णता को हासिल नहीं करता, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर इस नामकरण को उचित ठहराया जा सकता है। हमको भी पता है कि देखिए कुछ चीज़ें छूटेंगी, लेकिन अब है आपके सामने है फैक्ट कि रीतिकाल का नाम रीतिकाल ही है, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है,
आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो है रीतिकाल साहित्य के समुचित और प्रासंगिक प्रतिमान। कहने का मतलब है कि रीतिकाल की प्रासंगिकता। साहित्य के संबंध में ये विवाद शाश्वत है कि समीक्षा के जो प्रतिमान है वह साहित्य को केंद्र में रखकर तय होने चाहिए या पूर्ववत निश्चित और स्वतंत्र प्रतिमानों के आधार पर साहित्य को परखा जाना चाहिए। मतलब क्या है कि देखिए, आप किसी साहित्य की समीक्षा करोगे, ठीक है, समीक्षा के लिए उसके साहित्य को देखोगे या पहले से प्रतिमान बनाकर उस साहित्य को तोलोगे? साहित्य के हिसाब से देखना चाहिए ना। तो देखिए क्या कहते हैं, शास्त्रवादी और कलावादी समीक्षकों ने आमतौर पर रीतिकालीन साहित्य के आस्वादन के लिए शिल्प व रस को केंद्र में रखने वाले प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए, रीतिकाल का साहित्य उसी पर तो केंद्रित है, तो आपके प्रतिमान शिल्प व रस के आधार पर ही प्रतिमान होने चाहिए। कलावाद, कला का उद्देश्य स्वयं कला है, न कि कला के बाहर की कोई संरचना। शास्त्रवाद, रचना को अतीत में लिखी गई रचनाओं का गहरा अध्ययन करके उससे प्रेरणा लेते हुए सजग कर्म निभाते हुए काव्य का प्रणयन करना चाहिए। रसवादी क्या कहते हैं, कला का उद्देश्य भावक को रसमगन करना, न कि समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति की सच्चाइयों से रूबरू कराना। अब तीन दृष्टिकोण है ना, शिल्प व रस को ध्यान में रखते हुए तीन दृष्टिकोण है। एक कलावाद है, कला को केंद्र में स्वयं कला है। शास्त्रवाद कहता है कि रचनाओं के अतीत में जो रचनाएं हैं उनका गहरा अध्ययन करो, प्रेरणा लो और फिर सजग कर्म निभाते हुए रचना करो, ठीक है। और तीसरा है रसवादी, अंतिम उद्देश्य है भावक को, जो पाठक है भावक है, उसको रसमगन करना। अब देखिए, तीनों दृष्टिकोणों से जो प्रतिमान उभरे हैं। कला का उद्देश्य रस की लोकोत्तर अवस्था की उपलब्धि करना है, न कि सामाजिक परिवर्तन करना, ठीक है। कविता की महानता की पहचान संवेदना से नहीं, किससे होगी? शिल्प से होगी। कवि को अपनी कला के विकास के लिए सजग प्रयत्न करना चाहिए। शब्द योजना, अलंकार योजना, रस, छंद, गुण आदि का समुचित प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अब अगर ये प्रतिमान आप स्थापित कर लें, 3 डायमेंशन मिली, उससे ये आपको ये प्रतिमान मिले। अगर इन प्रतिमानों पर रीतिकाल को देखें तो साहित्य परंपरा में ये सर्वश्रेष्ठ दिखेगा आप, क्योंकि इनका उद्देश्य ही क्या है? तंत्र नाद कवित रस वाला जो दोहा है उसमें इन्होंने घोषित किया है कि हमारा उद्देश्य क्या है? रस की प्राप्ति है। तो यहाँ शिल्प का अधिक महत्व है। कवि घोषित रूप से शिल्प के महत्व को यह कहते हुए दर्शाते हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवरत भूषण बिनु न बिराजी कविता बनिता मित्र। इसका अर्थ मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है। तो मतलब इन्होंने घोषित रूप से कहा गया कि अलंकार वगैरह और जो अलंकार वगैरह का जो प्रयोग है वो जरूरी है कविता की सफलता के लिए। इसीलिए इन्होंने शिल्प की चमक से युक्त काव्य लिखा। जॉर्ज गिरेसन को भी कहना पड़ा, बिहारी वाला जो आप कह दीजिए यूरोप में उनसे जैसा कोई नहीं है, बिहारी का एक दोहा लिख दीजिए। सामाजिक प्रतिमानों की कसौटियों पर देखें तो रीतिकालीन काव्य उतना प्रभावी नजर नहीं आता। इसमें स्वच्छंदतावादी व प्रगतिवादी समीक्षक प्रमुख धाराएं हैं जो इसको उतना समाज के प्रति सापेक्ष नहीं मानते हैं, है ना। तो साहित्य को नैतिक प्रगतिशीलता में भी शामिल करता हो, ऐसा नहीं पाते हैं। तो लेकिन भाई अंतिम तो क्या था? रीतिकाल में श्रृंगार ही भाव है। इनका उद्देश्य नहीं था कि ये कुछ समाज चेतना वगैरह पर फोकस करें। तो जैसे ये बस श्रृंगार पे ही फोकस है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला दोहा। निष्कर्ष किस प्रतिमान को चुने? आप मैंने शुरू में ही बताया भाई, साहित्य उस दौरान के साहित्य के हिसाब से उसके प्रतिमान तय होने चाहिए, ना कि प्रतिमानों के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन होना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर आप अपना निष्कर्ष लिख सकते हो। थोड़ा मुश्किल था ये टॉपिक, पर इतना मुश्किल भी नहीं है। एक दो बार दोबारा एक वीडियो देख लेना आप, पर क्लियर हो जाएगा। नोट्स एकदम सटीक लिखे हुए हैं, एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत सोच समझ के नोट्स लिखे हैं, तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी। तो भैया देखिए, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। हमने मध्यकाल पूरा कर लिया है, हमने आदिकाल पढ़ लिया, है ना। आप एक बार सोच के देखिए आपने कितना बड़ा काम किया है। आपने भक्ति काल पढ़ लिया, ठीक है, आपने रीतिकाल पढ़ लिया, ठीक है। तो 3 महत्वपूर्ण पार्ट आपने ख़त्म कर दिए हैं। अब हम कल से जो प्रवेश करने वाले हैं वो आधुनिक काल में है। आधुनिक काल में पेपर 1 और पेपर 2 को साथ में पढ़ते हुए पूरा आधुनिक काल कल हम ख़त्म करेंगे। क्लियर है सबको? ऐसा करने के बाद में आपका जो पेपर 2 का जो खंड क है
वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी सारे टॉपिक्स पेपर 1 के भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अपने मेरे नोट्स को रेफ़र कीजिए, चाहें तो अलग बना लीजिए, नहीं उनको रेफ़र कीजिए, उनसे पढ़ें और पढ़ते रहिए। बस देखिए मेहनत करेंगे, छोटे छोटे टारगेट लेंगे तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जो हम अपेक्षा कर रहे हैं। भारतेंदु युग से कल शुरुआत करेंगे, आधुनिक काल की, तो तैयार रहिए, कल से हम शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।